आगे हम देखेंगे बच्चों पदार्थ के कण, मतलब अभी अपन ने ये तो डिसाइड कर लिया कि पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। तो अब पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील, मीन्स वो निरंतर गति करते रहते हैं पदार्थ में ही। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम पानी को गर्म करने के लिए चढ़ाते तो आपने देखा होगा उसमें कुछ हमको जो छोटे छोटे कण होते हैं वो इधर उधर तैरते हुए नजर आते हैं। तो ये क्या है, ये पदार्थ के जो कण होते हैं ये निरंतर कैसे रहते हैं, गतिशील रहते हैं, मीन्स इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। इसके लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताया गया है कि जैसे अगर हम अगरबत्ती लेते हैं, पहले तो ये है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हमको अगरबत्ती अगरबत्ती हमने मान लीजिए अपने घर में या क्लासरूम में कहीं भी एक जगह हमने अगरबत्ती को लगा दिया है। अब जब एक जगह हम अगरबत्ती को लगाएंगे और उसकी खुशबू को हम दूर जाके फील करना चाहेंगे कि ये अगरबत्ती जो है वो हमको खुशबू दूर तक देती है या नहीं देती है। अगर अगरबत्ती जो है वो बुझ गई है, शांत हो गई है, तो हमें उसकी खुशबू को लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती शांत हो गई है या बुझ गई है तो हमको उसकी खुशबू लेने के लिए बिल्कुल उसके पास जाना पड़ेगा। वो ऐसे दूर से ही खुशबू या महक नहीं देगी। अगर अगरबत्ती जला दें अगर अगरबत्ती जला दें तो क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? इसका आप अपना परीक्षण नोट करें। अगर अगरबत्ती, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, कहीं अगर हो सके तो नोट कर लीजिए कि अगर अगरबत्ती जल रही है तो वो दूर से भी खुशबू देगी या सुगंध देगी, और अगर अगरबत्ती शांत हो गई है तो हमको वो खुशबू नहीं देगी। कहाँ, कब तक नहीं देगी? जब तक कि वो वापस उसको या तो जला ना दिया जाए। अगर अगरबत्ती बुझ गई है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो हमको अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा खुशबू को लेने के लिए। नेक्स्ट हम अपना एक क्रियाकलाप और करते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लेते हैं। इनमें ओनली और ओनली पानी भरा हुआ है। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल रंग या फिर नीली स्याही डाल दें, और दूसरे में केवल हमको शहद डालना है। एक में हमने क्या डाला, या तो रेड रंग की स्याही डालेंगे या तो नीले रंग की स्याही डालेंगे। दूसरे बीकर में हम क्या डालेंगे, शहद डालेंगे। अब हम क्या देखेंगे, ये आपने देखा है स्याही बिल्कुल लिक्विड होती है, शहद थोड़ा सा थिक या गाढ़ा होती है। तो जैसे ही हम शहद को डालेंगे क्या होगी, शहद शहद नीचे जाके तली में बैठ जाएगी। जो भी ग्लास है या आपका बीकर है तो बीकर में तल में जाके बैठ जाएगी, तली में जाके बैठ जाएगी। और जो स्याही है वो क्या होगी, जैसे ही हम किनारे से डालेंगे वो धीरे धीरे करके घुलना शुरू हो जाएगी बिना हिलाए डुलाए। और शहद कब घुलेगी, जब हम इसको किसी चम्मच से या किसी एक अलग उससे किसी भी अलग चम्मच से या किसी भी एक जो पिपेट टाइप का होता है उससे हम इसको जब घुलना स्टार्ट करेंगे तब ये घुलना स्टार्ट होगी। अदरवाइज ये नीचे बैठी रहेगी थोड़ी देर तक। आपको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रखिए, इसको एक कोने में रख दें। अपना प्रेक्षण जो है उसको नोट करें। तो सबसे पहले तो जैसा अपन ने देखा है कि 2 बीकर या गिलास में हमने पानी लिया, उसमें हमने एक में डाला स्याही को, नीले रंग की या लाल रंग की, दूसरे में हम डालेंगे शहद को। तो शहद आपने देखिए बहुत गाढ़ी होती है, और जो स्याही होती है वो कैसी होती है, एकदम लिक्विडी फॉर्म में, एकदम पतली होती है। जैसा पानी होता है उसी टाइप से स्याही भी हल्की गाढ़ी होती है लेकिन पतली भी होती है। शहद जितनी गाढ़ी नहीं होती है। तो जैसे ही हम स्याही को ग्लास या बीकर में डालेंगे, स्याही धीरे धीरे करके अपने आप डिजॉल्व होना चालू कर देगी। अपने आप वो जो पानी है उसके अंदर पानी के रंग को चेंज कर, अगर हमने लाल स्याही डाली है तो पानी लाल रंग का हो जाएगा, अगर नीली स्याही डाली है तो वो नीले रंग का हो जाएगा पानी। और जो शहद वाला बीकर है उसको हम क्या देखेंगे, जैसे ही हमने शहद की एक बूंद डाली और वो शहद जो क्या है वो नीचे जाके जमा होके तली में इकट्ठी बैठ जाएगी। कब तक वो बैठी रहेगी, जब तक कि हम उसको हाथ से या हिला के या गरम करके या किसी चम्मच के द्वारा घोले ना, तब तक वो वहीं उस तल में बैठी रहेगी कुछ देर तक। आगे देखते हैं। तो उन्होंने केवल ये बताया अभी कि अपन इसको एक 2
कोने में अलग अलग में रख देते हैं और उसके परीक्षण को नोट करना है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाएगी। शहद की बूंद को डालने के तुरंत बाद क्या देखा? वो नीचे तली में बैठ जाएगी। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? तो इसमें मुश्किल से कुछ सेकंड लगेंगे। इसके बाद एक गिलास गर्म पानी से दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, एक में हमने क्या लिया? गर्म पानी लिया एक गिलास में, और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट क्या का एक क्रिस्टल डालते हैं या कुछ क्रिस्टल डालते हैं और एक और रख देते हैं हिलाए बिना। अब हम इसको हिलाएंगे नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट की जो हमने क्रिस्टल डाले हैं पानी में, ठंडे पानी में, और एक गर्म पानी का गिलास लिया, दूसरा लिया ठंडे पानी का गिलास। दूसरे वाले ठंडे पानी के गिलास में हमने या तो कॉपर सल्फेट मिलाया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण मिक्स कर दिया, क्रिस्टल मिक्स कर दिए। अब इसको हमने ले जाके कोने में रख दिया बिना हिलाए डुलाए, हिलाना नहीं है इसको। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। अब जैसे हम उसको लेके रखेंगे तो थोड़ा बहुत तो हिलेगा वो, लेकिन क्या होगा? क्रिस्टल जो है, जो क्रिस्टल है वो तली में जाके या सतह पर बैठ जाएगा। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? हमको धीरे धीरे करके, जब हम ग्लास में उस क्रिस्टल को डालेंगे तो धीरे धीरे करके हमको वो क्या होना, हिलाएंगे नहीं उसको, लेकिन उसको बिना हिलाए भी वो धीरे धीरे करके डिजोल्व होना चालू हो जाएगा। अपन को छोटे छोटे कण उसकी नजर आए कि अब ये यहाँ से मेल्ट हो रहा है। समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है कि हम ठोस के कणों को और द्रव के कणों को हम क्या करें तो हमको कैसे पता चलेगा? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों और कैसे? अगर तापमान, मान लीजिए हमने इसी पानी को जिसमें शहद पड़ा हुआ है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला है, हम इसको गर्म कर दें या नीचे से हम ताप दे दें, तो तापमान बढ़ने पे क्या होगा? क्या ये डिजोल्व होंगे और कैसे होंगे? तो बिल्कुल होंगे। जब हम किसी भी चीज़ को पानी में डालेंगे और उस पानी को गर्म करेंगे तो जो भी ठोस क्रिस्टल होगा या फिर लिक्विड होगा वो धीरे धीरे करके या सेमी लिक्विड होगा, वो धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा? गर्म करने पर धीरे धीरे ये मिक्स होने लगता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो कण कैसे हो जाएंगे? उनकी गति भी तेज हो जाएगी, वो जल्दी मिक्स होने लगेंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगर हमने तापमान को बढ़ाया है तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? उनकी गति तेज होगी, तो उनमें से ऊर्जा जो निकलेगी वो क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्याही को हम पानी में डालें वो जल्दी मिक्स हो जाएगी, शहद को पानी में डाला वो थोड़ा सा टाइम लेगी घुलने में, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने डाला, उसका क्रिस्टल डाला तो वो भी थोड़ा सा टाइम लेगा, उसको बिना हिलाए डुलाए वो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसको गर्म किया तो वो थोड़ा सा जल्दी अंदर अंदर मिक्स हो जाएगा। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ये क्या करते हैं? जैसे जैसे मिक्स होते हैं, इसका मतलब क्या है? जो उनमें खाली स्थान है उस पदार्थ के, जो बीच बीच के खाली स्थान, कणों के बीच में जो खाली स्थान या जो रिक्त स्थान है उसको ये सब जाके भर देते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थों का जब हम आपस में उनको मिक्स करते हैं तो वो खुद ही मिल जाते हैं। जैसा कि स्याही में मैंने आपको बताया था, स्याही खुद ही मिक्स हो जाती है। तो इनके कणों का स्वतः मिलना मीन्स अपने आप मिलना, बिना किसी हिलाए डुलाए, बिना किसी गर्म किए, ताप दिए, कुछ भी नहीं किया हमने उसमें, वो स्वतः ही अपने आप ही मिल जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विसरण की अभिक्रिया कहते हैं। हमें यह पता भी चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम उसको तेज करेंगे तब क्या होगा? देखिए,
जब हम उसको धीरे से गर्म करते हैं तो ये जो कण होते हैं ये अपने आप ही एक दूसरे को आकर्षित मीन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो जैसे वो अपनी ओर खींचते हैं तो जहाँ जहाँ पहला कण जाएगा वहीं वहीं दूसरा कण भी उसी के पीछे जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसके? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एक क्रियाकलाप देखते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बना लें। मानव श्रृंखला बनाएं। पहला देखिए, मानव श्रृंखला कैसी बनानी है? पहले हम 4 या 8 लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक समूह बनाएंगे। फिर दूसरे में 4-8 लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक समूह बनाएंगे। तीसरे में 4-8 और चौथे में 4-8। पहला जो ग्रुप हमने बनाया है उसमें लोग बाग एक दूसरे को बहुत टाइटली एक एक हाथ से पकड़ के, जैसे हम जुड़ते हैं ना, उस हिसाब से वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के, कस के, टाइट से पकड़ के रखेंगे। दूसरे में क्या होगा? एक समूह में मानव श्रृंखला बनाई जिसमें नर्तकों की थी और एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़े हुए थे। दूसरा समूह बनाया जिसमें दोनों लोग क्या किए हुए थे? दूसरे समूह में केवल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, टाइटली कमर से नहीं पकड़े हुए थे, केवल एक दूसरे को हाथ से पकड़ के एक श्रृंखला बनाए हुए थे। और तीसरा ग्रुप में क्या किया? केवल एक उंगली को एक दूसरे में फंसा के और दोनों एक दूसरे को अपना अपना, जैसा एंगल अपन फंसाते हैं उसी टाइप से एक दूसरे से एक उंगलियों के द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लेता है। अब चौथे ग्रुप का काम क्या है? चौथा ग्रुप है वो मतलब किस ग्रुप को जल्दी तोड़ेगा, उसका काम। जो चौथा ग्रुप हमने बनाया है उसका काम है तोड़ने का। तो अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करेगा। अब जो चौथा ग्रुप है वो क्या करेगा? सभी सारे समूह जो बनाए गए हैं उन सभी को तोड़ के और क्या करेगा? छोटे छोटे समूहों में तोड़ने का काम करेगा, छोटे छोटे समूह बनाएगा। तो कौन सा ऐसा समूह होगा जो आसानी से टूट जाएगा? आप मुझे सोच के और कमेंट में लिखिए। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें तो किस समूह के कण एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखे हैं? ये आप दिमाग लगाइए और मुझे कमेंट में बताइए। अगला आपका है क्रियाकलाप। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लेते हैं। अब इसमें हम हथौड़ा, तीनों में हथौड़ा मारेंगे, मीन्स कील में भी, आपके चौक में भी और रबर बैंड में भी। इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करेंगे। पहला हथौड़ा किस पे मारेंगे? लोहे की कील पे। क्या होगा? थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी और अगर वो किसी लकड़ी में है तो उसके अंदर चली जाएगी। चौक का टुकड़ा एकदम बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, पाउडर बन जाएगा। और तीसरा है रबर बैंड। रबर बैंड का अगर हम हथौड़े से मारेंगे कुछ नहीं होगा, उसको हम खींचेंगे, खिंच जाएगी थोड़ी देर के लिए और फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। हथौड़ा मारेंगे, हथौड़ा मारने से रबर बैंड पे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर हम इसको काटेंगे तो ये बीच से टूट जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं बनेगी। उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? तो किसके कण जुड़े रहेंगे? कील के। इसके बाद आप आ जाते हैं अपन आगे। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। आपने देखा होगा जब कभी अपन कोई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको देखते हैं वो गेम खेलते हैं नहाने के समय, या अगर फ्री बैठे हैं, पानी रखा हुआ है गर्मियों के समय में, तो वो क्या करते हैं उस पर उंगली चलाते रहते हैं। बाल्टी में रखा हो या किसी अदर जगह पे रखा हो, ग्लास में हो, तो उन लोग उंगली चला के उसको काटने का प्रयास करते हैं या उस पर कुछ आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है? क्या जल की सतह कट जाती है? जल की सतह कट जाती है। जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, उन्हें अलग अलग, और एक साथ रखना मीन्स दोनों, अभी अपन ने पिछले उसमें पढ़ा है कि सारे जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी साइड खींचते हैं, तो ये इसे अलग होने नहीं देते हैं। पानी को हम चक्कू से काटें, किसी भी चीज़ से काटें, आसानी से
वो कटता ही नहीं अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अगर हम देखें तो इसमें कणों का सामर्थ्य मीन्स उनकी ताकत जो होती है वो प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होती है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि मतलब जल्दी से, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कौन सी चीज जो है वो अपने खुशबू जो है वो दूसरों को जल्दी से दे देगी, हमको उसको आसपास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, जैसा कि अपन अगरबत्ती के साथ अभी कर रहे थे। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से प्रकृति में पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी वो आइए देखते हैं। अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, कितने प्रकार के हैं। मीन्स जैसे हम पानी देखते हैं, चाय देखते हैं, दूध देखते हैं, पत्थर देखते हैं, लोहा देखते हैं, साथ में जो अपना ये गंध वाली जो परफ्यूम होता है उसको देखते हैं, अगरबत्ती की गंध को देखते हैं, धुएं को देखते हैं। इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इनसे हमें क्या पता चला, हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होता है। मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है पदार्थ, 3। इसमें आपका एक क्वेश्चन भी बनता है जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब पदार्थ के कणों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में देखा जाएगा आगे। ये 3 जो पदार्थ होते हैं इसमें अगर हम देखें तो जो कण होते हैं वो सबसे अधिक पास किसके होते हैं, ठोस के कण जितने जो भी होते हैं उसमें सबसे कम खाली स्थान होता है। द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में थोड़ा और ज़्यादा होता है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था या ठोस पदार्थ किस किस को कहेंगे, तो हम सबसे पहले ऐसे ठोस पदार्थों को देखेंगे जैसे कि पेन हुआ, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, और भी कई पदार्थ हैं, लोहे का भी आप लिख सकते हैं। ये सभी जो पदार्थ हैं ये ठोस में आएंगे। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनकी आकार का रेखा चित्र बनाते हैं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है। तो हमने जो अभी अभी आपको बताया कि किताब, लोहे की छड़, पेंसिल और आपका लकड़ी, सुई, पेन, ये सब चीज़ों को हमने क्या किया, इसमें बताया इन्होंने कि सबसे पहले इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर हम पहले इनका आकार का रेखा चित्र खींचने का प्रयास करते हैं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। इन सभी का क्या एक जैसा, मान लीजिए पेन है, पेन का आयतन किताब के बराबर होगा क्या, नहीं। सारी जितने भी पदार्थ मतलब जितने भी अपन को पदार्थ बताए गए हैं उन सभी का आयतन अलग अलग होगा, इनकी सीमाएं अलग अलग होंगी, इनका आकार अलग अलग होगा। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। मान लीजिए हमने किताब को गिराया, पेन को गिराया, तो क्या होगा, किताब को कोई नुकसान नहीं होगा, और हथौड़ा मारने पर भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा, खींचने पर भी इसको बस फट जाएगी, बाकी और ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, गिराने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये ठोस के लिए बताया गया, ठोस में जितने भी ठोस होंगे उन सभी में ये रूल्स फॉलो होंगे कि इनमें अगर हम उन्हें गिरा दें, हथौड़ा मार दें, हथौड़ा मारने पर जो केवल
लोहे की छड़ होगी वो बस टेढ़ी होगी, लेकिन उसका आकार थोड़ा सा परिवर्तित होगा, लेकिन पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं होगा, उसका आयतन वही रहेगा। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? क्या हम इनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं? किताब को पेन के साथ मिक्स कर सकते हैं, या लकड़ी को किताब के साथ या पेन के साथ मिक्स कर सकते हैं? नहीं। अगला है, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? मतलब ये गैस जो गैस है, गैस की संपीड़ितता, तो क्या वो ठोस में हो सकती है? नहीं। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। अगर ये सभी चीजें हैं कि उसका आकार निश्चित है, स्पष्ट सीमाएं हैं और स्थिर आयतन है, तो उसकी संपीड्यता 0 होगी या ना के बराबर होगी। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, वो किसी भी प्रकार से बदलता नहीं है। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? आइए इसको आगे देखते हैं। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर जो रबर बैंड है उसका आकार बदलता है। बल हटा लेने पर वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाती है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। हम रबर बैंड को खींचते हैं, उसका थोड़ी देर के लिए या कुछ क्षणों के लिए आकार, जब हमने उस पर बाह्य बल लगाया, उसको खींचा, तो उसका आकार कुछ समय के लिए तो चेंज होगा, लेकिन उसके बाद जब हमने बल लगाना बंद कर दिया तो वो पुनः अपने पहले आकार में आ जाएगी। अत्यधिक बल लगाने पर वह टूट जाती है। मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा बल लगा दिया तो वो टूट जाएगी, लेकिन उसका जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी आकृति है, वो परिवर्तित नहीं होगी। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। अगर हम किसी जार में रखते हैं तो वो जार के आकार का हो जाता है, चाहे वो नमक हो या चीनी हो। अगर हमने प्लेट में रखा तो वो उस आकार का हो जाएगा, किसी और चीज़ में रखा वो उस आकार का हो जाएगा। लेकिन जो नमक के क्रिस्टल होते हैं, जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं, आपने देखा होगा उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। स्पंज भी इसी प्रकार का उदाहरण है। एक है ठोस। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर तो वह जो वायु है वो बाहर निकलती है। इससे इसका संपीड़न जो है वो संभव होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पंज है उसमें छोटे छोटे बीच बीच में छोटे छोटे रंध्र जैसे या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें हवा, उन छिद्रों को कौन भर देता है? हवा भर देती है। हम उसको दबाते हैं तो उसमें से हवा निकल जाती है, स्पंज जरा सी हो जाती है, लेकिन हम वापस छोड़ दें तो उसके अंदर फिर से हवा भर जाएगी और जैसी स्पंज पहले थी वैसी ही स्पंज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था में हमें मेन चीज़ क्या देखनी है? इसके एक तो और जो कण होते हैं उनमें थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा होता है। देखिए अभी इसका डायग्राम अगर दिखाया गया है, मैं आगे तो इसके आपको डायग्राम से भी आपको इसको समझा दूंगी। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करके रख लें, जैसे कि जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगाकर वहाँ पे 50 मतलब जैसे आपने बीकर देखा होगा उस पर टिक मार्क होता है कि ये 10 ml है, ये 20 ml, ये 30 ml, ये 40 ml, एक मीटर टाइप का बना होता है। तो उसमें 50 ml तक वहाँ पे हम टिक मार्क कर ले, एक निशान लगा ले। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? अगर हमने इस द्रवों को, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लें तो पानी या तेल, दोनों में से किसी को हमने फर्श पे डाला, क्या होगा? ये चारों तरफ फैल जाएगा। जैसा फर्श है वो फैलता चला जाएगा और मतलब उसका कोई आकार एक निश्चित नहीं रह जाएगा। किसी एक द्रव को 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन समान रहता है?
अगर अलग अलग आकार के बर्तन हैं तो क्या होगा, उनका आयतन भी अलग अलग हो जाएगा। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर वह आसानी से बहता है? जब हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो वो आसानी से उसमें चला जाता है, और जिस भी बर्तन में हमने उसको डाला है वो जो द्रव पदार्थ है या पानी है या तेल है तो वो उस आकार का हो जाएगा जिस आकार का वो बर्तन है। परीक्षण से हम पता पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। उसका आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन उसका जो आकार है, पानी का आकार, जैसा हमने आपको पहले बताया है कि जिस आकार का बर्तन होगा पानी भी उसी आकार का हो जाएगा, लेकिन उसके आयतन में परिवर्तन नहीं आएगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी आकार मतलब उसी आकार के हो जाते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। तरल मीन्स द्रव अवस्था में, इसी वजह से तो इनको द्रव कहा गया है। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ठोस का और द्रव का विसरण, जैसे द्रव का तो आप बता सकते हैं कि द्रव का विसरण मीन्स कैसे कि मान लीजिए हमने स्याही भी एक द्रव है, उस पदार्थ को हमने स्याही को हमने किस में डाला, पानी में डाला, जल्दी घुल जाएगी। ऐसे ही ठोस और द्रव का विसरण भी संभव है। हमने नमक को पानी में डाला, घुल गया, चीनी को पानी में डाला, घुल गया। फिर ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि O2 और CO2, O2 और CO2 ये इनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि मछली जो पानी में रहती है उसके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, तो वो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? पानी से लेती है। इसी प्रकार आगे बढ़े तो सभी जीवधारी अपने दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ठोस भी मिक्स हो सकता है, उसमें गैस भी मिक्स हो सकती है और उसमें द्रव पदार्थ भी मिक्स हो सकता है, उनका विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। इनमें तीनों पदार्थों का विसरण हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अभी ठोस पदार्थों का अगर हम देखें तो ठोस पदार्थों में किस प्रकार के कण पाए जाते हैं? बिल्कुल पास पास कण होते हैं, इसी प्रकार से वो ठोस कहलाते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कोई रिक्त स्थान इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये अपने आप में किसी और को मिक्स कर लें। ये हमारा ठोस है अगर हम देखें तो। इसके बाद अगर हम द्रव को देखें तो द्रव में किस प्रकार के होते हैं कण? द्रव में इस प्रकार के कण होते हैं। मैं आपको केवल थोड़ा सा बता रही हूँ, बाकी अभी हम जब इसका डायग्राम आगे दिया हुआ है, अभी केवल ओनली समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। तो ये हमारा ठोस है और ये हमारा द्रव है। अब इसमें जो कण है, ठोस के कण भी इसमें मिक्स हो सकते हैं, इसमें द्रव तो हो ही सकता है मिक्स और इसमें गैस भी मिक्स हो सकती है, और जितने भी खाली स्थान हैं वो सब क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। अगर हम इसमें ठोस मिलाएंगे तो ये भर जाएंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो इसका जो डायग्राम है वो आगे दिया हुआ है, अभी आपको दिखाती हूँ। तो हम क्या देखते हैं कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, तभी इसमें ऐसा पाया जाता है कि ये आसानी से ठोस को अपने अंदर मिक्स कर लेता है, द्रव को तो मिक्स कर ही लेता है, साथ साथ गैस को भी मिक्स कर लेता है।
आपने अब देखते हैं तीसरी अवस्था है हमारी गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या क्या आ जाता है, आइए देखते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भर देता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है। आइए इसका एक क्रियाकलाप करके हम देखते हैं। कौन सा है, 100 ml की 3 सिरिंज लें, उसमें उनके सिरे को रबर से कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए, यहाँ हमने कॉर्क से बंद कर दिया रबर की, और इसके अंदर हमने गैस को भर दिया। सभी सिरिंजों के पिस्टल को हटा लें। ये जो पिस्टल है इसको हम हटा देते हैं। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। मीन्स उसके ऊपर थोड़ा सा हम वैसलीन लगाएं ताकि वो जल्दी गतिशील हो सके। गतिशील मतलब खिसक जल्दी जाएगा वो, अगर हमको आगे या पीछे करना है उसको तो वो जल्दी हो जाएगा। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने उस पिस्टन को सिरिंज के अंदर डाल दिया और उसको संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाता है। जहाँ पर हवा भरी होगी उसमें पिस्टन जो है वो आसानी से अंदर बाहर हो सकता है। क्या दूसरे में क्या था, दूसरे में हमने पहले में हवा भरी थी, दूसरे में हमने जल भरा था, और तीसरे में हमने चॉक के टुकड़े भरे थे। तो आपने देखा होगा जब सिरिंज को अपन कभी भी हाथ से लगा के और उसमें अगर पानी भरा है तो वो पानी वाला जो है वो जल्दी खिसक जाएगा। चौक वाला अगर है वो थोड़ा देर से खिसकेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चौक के टुकड़े हैं, इस वजह से उसके अंदर कोई लिक्विड विक्विड नहीं है, तो वो आसानी से खिसकेगा तो, लेकिन वहां तक जाके रुक जाएगा जहां पर चौक के टुकड़े हैं। पहला है हमारा, पहले वाले में हमने भरा था, पहले वाले में हमने हवा भरी थी, तो हवा वाला पिस्टन जो है वो बहुत जल्दी केवल प्रेशर के साथ, क्योंकि आगे रबर का टुकड़ा या कॉर्क लगी हुई है, इस वजह से उसके अंदर अदर चीज़ नहीं भर सकती है। अब हम देखेंगे तो उसमें हवा भरने के बाद जैसे ही हम उस पिस्टन को छोड़ेंगे तो वो तुरंत खट्टे से आगे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने के उपयोग में अब हम घर में खाना किस पे बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, गैस से बनाते हैं। तो गैस को हम कहाँ लगाते हैं, सिलेंडर में लगाते हैं। सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो सिलेंडर में होती है LPG गैस। इसका फुल फॉर्म भी आता है LPG का, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या अगर हम इंग्लिश में बोले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, मतलब इसके अंदर गैस भरी रहती है। जो हम जिस पे खाना बनाते हैं उसमें हल्की लिक्विड रूप में रहती है, और जो अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन गैस होती है, संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में भी CNG गैस, आपने देखा होगा CNG गैस से भी आजकल पेट्रोल डीजल नहीं मिलता है, उसकी सुविधा नहीं है कहीं पे, तो वहाँ पे CNG गैस का यूज़ किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ गई हैं, जो स्कूटी वगैरह है वो इलेक्ट्रिक से चलने लगी हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको उसको चार्ज करना पड़ता है। मान लीजिए अगर पेट्रोल नहीं है तो हम CNG से गाड़ी को चला सकते हैं, 4 व्हीलर को। मान लीजिए अगर 2 व्हीलर है तो मान लीजिए पेट्रोल नहीं है, तो अब उसके लिए भी एक उपाय हो गया कि अब चार्जिंग वाली गाड़ी आने लगी है, आपने सबने देखी होगी वो भी। तो प्राकृतिक गैस या CNG गैस का उपयोग किया जाता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, और इसको हम आसानी से, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि इसकी एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा, CNG जो होती है इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, जो कि अगर अंदर जाती है तो घुटन होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए, अगर अपने यहाँ कोई खाना बनता है, कभी खाना बनता है, मान लीजिए खाना बहुत अच्छा बन रहा है,
गरम गरम बन रहा है तो आपको अपने आप खुशबू जो है वो किचन तक ले जाएगी कि भाई आज क्या बन रहा है, और आप बता भी देंगे कि आज क्या बन रहा है। बाहर खड़े होके हम देखे नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देंगे कि आज क्या बन रहा है खाने में। तो ये क्यों हुआ? ये जो उसकी गंध या सुगंध उसकी बाहर तक आती है, वो केवल और केवल गरम खाने में आती है। अगर हम उस खाने को ठंडा कर दें तो उसकी गंध बाहर तक नहीं आएगी। तो जब खाना बनता है तो आपने देखा होगा गंध बाहर तक आती है, खुशबू बाहर तक आती है खाने की, और हम आसानी से बता देते हैं कि आज क्या बन रहा है खाने में। प्रवेश किए बिना हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध अ, हम हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। अब हम देखें, अगर मान लीजिए हम फर्श पे पानी फैला देते हैं, तो क्या उसको हमको पता चल जाता है या किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है? नहीं। क्या उसको उस पानी की गंध आएगी क्या? नहीं। ठोस अगर मान लीजिए कहीं पड़ा हुआ है तो क्या उस ठोस को दूसरा व्यक्ति ये देख के बता सकता है कभी कभी अंधेरे में कि यहाँ ये चीज पड़ी हुई है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ठोस पदार्थ हैं वो उनका और द्रवों का दोनों का विसरण तो संभव है, लेकिन ये गैस की तरह बाहर फैल नहीं सकते हैं, या उनको बाहर फैलाया उनकी जो गंध है वो बाहर तक नहीं आती है। तो हम क्या देखें, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता है। हम दो गैसों को आपस में मिलाएं तो वो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाएंगी, तो उनका गैसों में वितरण बहुत तीव्रता से हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई गई है, ये एक ठोस पदार्थ है। देखिए ठोस लिखा हुआ है, ठोस पदार्थ है। इसके कणों को देखिए, जो मैं आपको अभी ऊपर समझा रही थी, इसके कण कितने पास पास हैं कि इनमें रिक्त स्थान नहीं है, आप ये मान के चलिए। इसके बाद ये क्या है, हमारा द्रव पदार्थ है। द्रव में देखिए बीच बीच में आपको जहाँ जहाँ रेड दिख रहे हैं ये खाली स्थान है। इसके बाद हम देखें गैस को, गैस में देखिए, गैस में तो बहुत ही ज़्यादा खाली स्थान है। तो इसको अगर हम देखें तो गैसों में विसरण बहुत आसानी से हो जाएगा। और जब भी ये कोई भी विसरण, जैसे मान लीजिए हमने पानी में और स्याही को डाला, हमने इसमें स्याही को ऐड किया, तो जहाँ जहाँ ये खाली स्थान दिख रहे हैं हमको, यहाँ पे जो स्याही है नीले रंग की या लाल रंग की, वो आके यहाँ अणु जो उसके कण हैं वो इन रिक्त स्थानों को भर देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे हमें पानी या द्रव जो है वो उस कलर का दिखाई देने लगेगा जिस कलर का हमने इसमें कोई भी पदार्थ मिक्स किया है। इसी प्रकार गैसों का द्रवों में विसरण आसानी से हो जाएगा। गैसों में विसरण बहुत तेज होगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको देखें, ए बी और सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्ती चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और इनकी तुलना एक दूसरे से की जा सकती है। आगे देखें, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम अगरबत्ती को किसी कमरे के या क्लासरूम के एक कोने में रखते हैं और बाहर वाले कोने साइड खड़े हो जाएं, तो हमको उसकी सुगंध जो है वो दूर तक उसकी सुगंध आएगी जब तक कि अगरबत्ती जल रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से उसका धुआं जो निकल रहा है, धुएं के जो कण हैं या गैस के जो कण हैं वो अपन को दूर तक सुगंध देते हैं। इसके बाद है अपना इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैसों का दबाव बनता है। तो जब ये किसी बर्तन में डालते हैं इनको, गैस को, तो ये कण क्या करते हैं, बहुत जल्दी एक तो फैलते हैं और जो बर्तन की दीवार है उनसे जाके टकराने लगते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव जो है वो बनता है। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे
आयतन बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। फिर है अब इनके कारण बताना है, तो ये हमको देखना है और इनको हम सॉल्व भी करेंगे आगे जाके। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है, क्योंकि इसके कणों के बीच, इसका आंसर तो यही अपन ने अभी ही पढ़ा है कि इसके कणों में गति बहुत तेजी से होती है और जिस भी बर्तन में इसको रखा जाता है वो तुरंत ही उनकी दीवारों पर जाकर टकराता है। गैस इसका कारण क्या हो जाएगा, तो कि जो गैस के कण हैं वो बहुत अधिक तीव्रता से गति करते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि उसमें बहुत जल्दी गति होती है, तीव्रता से बहुत जल्दी वो उनकी बर्तन की, जिस बर्तन में से रखा जाता है वो दीवारों से जाकर टकराने लगते हैं और उस पर दबाव बनाने लगते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं। फिर है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा।